हेलो एवरीवन। अच्छा, कल हमने सेक्शन 44 ए बी और ए डी कवर किया था। आज हम बच्चे पे आपके दो सेक्शंस कवर करेंगे, ए डी ए और ए ई। पहले मैं ए ई बता रहा हूं आपको। देखो, टैक्स पेयर्स एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। अच्छा, याद करो, कल मैंने आपको कहा था कि जो बिजनेस है ना, बिजनेस पे दो सेक्शन अप्लाई होते हैं, ए डी और ए ई। ए ई होता है बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस, मतलब सिंपल वर्ड्स में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में ए ई होगा, और बाकी जितने भी बिजनेस हैं उन सब पे ए डी होगा। क्या कहता है सेक्शन 44 ए ई? दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल असेसीज। याद करो, ए डी जो था वो सिर्फ 3 असेसीज पे एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जबकि जो ए ई है वो आपके सारे असेसीज पे क्या है एप्लीकेबल, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, सब पे। फिर असेसी मस्ट बी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। मतलब बिजनेस किस चीज का होना चाहिए? प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा, अगले पेज पे आओ, थर्ड शर्त देखते हैं। थर्ड शर्त देखो। अच्छा, थर्ड शर्त है हमारी, असेसी ओन्स नॉट मोर देन 10 कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। याद रखना, आपके पास नंबर ऑफ कैरेजेस होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 कैरेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप सेक्शन 44 ए ई का बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, अब याद करो, जो 44 ए डी था उसमें गवर्नमेंट ने कहा था अगर आप 8% ऑफ टर्नओवर पे टैक्स दे देते हैं तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब 44 ए ई क्या कहता है? इसे ना काटना, इसे काट दो, इसमें थोड़े चेंजेस हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसे कट कट कर देना। क्या कहता है यहां पर लिखना, जरा लिखो जरा। स्पेसिफाइड इनकम लिखो, स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 44 ए ई। अच्छा, इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा, कौन से दो पार्ट हैं? देखो, पहला पार्ट है हैवी गुड्स व्हीकल और बाकी है अदर्स। पता है हैवी गुड्स व्हीकल कौन सी होती है? जिस व्हीकल का वेट 12,000 केजी से ज्यादा होता है। तो जिस व्हीकल का वेट 12,000 केजी से ज्यादा है वो हैवी गुड्स व्हीकल है। और बाकी बची हुई यहां पर आ गई, मतलब जिन व्हीकल का वेट, ग्रॉस वेट लेस देन इक्वल टू 12,000 केजी है, वो अदर्स में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, हैवी गुड्स व्हीकल के केस में स्पेसिफाइड इनकम है ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस वेट फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, फॉर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ये मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। फॉर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, और अदर्स के केस में स्पेसिफाइड इनकम है ₹7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ।
₹7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, याद रखना ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये पर कैरेज है, ये पर कैरेज होगा। ऐसे यहां पर भी ये पर कैरेज है। ये ना मैं कैलकुलेशन इसकी अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, फिलहाल ये कॉपी कर लो आप, ये आप कॉपी कर लो जरा। ठीक है, सब कॉपी कर लो जरा, 2 मिनट लेके। ठीक है, इसे कॉपी कर लो सब। फिर मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। कर लिया सबने कॉपी? चलो, अभी ना मैं इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं बता रहा हूं, पहले मेरी काम की बातें सुनना। जैसे 44 एडी में, जैसे 44 एडी में अगर हम 8% के हिसाब से इनकम डिस्क्लोज कर देते हैं, तो हमें ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ना ऑडिट कराना है। सेम यहां पर है, अगर आप इतनी इनकम डिस्क्लोज कर देते हो, तो ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है अंडर सेक्शन 44AA, ना आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है अंडर सेक्शन 44AB। तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है मैंने, ये देखो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्क्लोजिंग इनकम लेस देन स्पेसिफाइड इनकम। अब याद रखना, अगर आप उतनी इनकम डिस्क्लोज कर देते हो जितनी इनकम आपको यह सेक्शन कहता है, बताओ इस सेक्शन ने कितनी इनकम कहा था आपको? 1000 पर टन। ठीक है, 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस वेट फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इन केस ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल, और अदर व्हीकल्स के केस में 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर कैरेज। तो अगर आप इतनी इनकम डिस्क्लोज कर देते हो तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इस इनकम से कम डिस्क्लोज करते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करनी पड़ेंगी सेक्शन 44AA में, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB। ठीक है, अच्छा एक नोट और है, उसमें जरा सुनना। While calculating specified income, it shall be assumed that all expenses under section 30 to 38 have been allowed। अब ये सुनना जरा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो 1000 पर टन की इनकम उन्होंने कही है ना, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब माना गया है कि इस पे अराइव करते समय सारे खर्चे ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। तो क्योंकि सारे खर्चे ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो 1000 पर टन जो है ना, उसमें से कोई भी खर्चे आपको माइनस नहीं करने, वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। हां, एक एक्सेप्शन है यहां पर, एक एक्सेप्शन है। पता है एक्सेप्शन क्या है? आप ना इस 1000 पर टन या 7500 पर मंथ जो स्पेसिफाइड इनकम है, उसमें से आप एक खर्चा माइनस कर सकते हो, और वो खर्चा कौन सा है? सैलरी ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स कैन बी डिडक्टेड। सैलरी ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल paid to partners can be deducted from
स्पेसिफाइड इनकम। तो ये खर्चे आप डिडक्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू, याद रखना, सब्जेक्ट टू लिमिट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B, पढ़ा था हमने 40B, उसमें जो लिमिट्स हैं उसके अंदर अंदर रह के आप ये दो खर्चे माइनस कर सकते हो। लेकिन ये दो खर्चे भी किस केस में आएंगे? अगर पार्टनरशिप फर्म का केस है। अगर पार्टनरशिप फर्म का केस नहीं है तो ये एक्सेप्शन आपका इररिलेवेंट हो जाता है। हाँ, ये एक डिफरेंस आता है 44AD और 44AE के बीच में, ये एक डिफरेंस है। AD में अगर आपको याद हो तो मैंने कल कहा था कि जो 8% की इनकम है ना, उस पे अराइव करते समय हम सारे खर्चे माइनस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है। मतलब उस 8% में से आप सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर माइनस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। लेकिन यहां पर आप सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर माइनस कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, चलो आपको ना एक क्वेश्चन करवाता हूं इसका कि कैसे ये हमें कैलकुलेशन करनी है। नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया है, वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स commenced business of operating goods vehicle on 1st April 2009. He purchased the following vehicles during the previous year 1920. Compute his income under section 44AE for assessment year 2021. अच्छा, हमारे पास ना हमने छह परचेजेस करी हैं, जरा देखना। पहली परचेज हमने 10 अप्रैल को करी, 2 व्हीकल्स खरीदे हैं, 7000 किलोग्राम्स का वेट है एक का। फिर हमने 15 मार्च को एक और खरीदा है 6500 वेट का, फिर 3 खरीदे, फिर एक, फिर 2, फिर एक। पहले मेरी एक बात सुनो, एडअप करके बताओ हमने टोटल व्हीकल कितने खरीदे। 2 + 1 3 + 3 6 7 8 9 10। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं? 10। क्योंकि 10 या 10 से कम है तो आप सेक्शन 44AE का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो चलो लिखो, बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग इनकम अंडर सेक्शन 44AE। अच्छा, अब मुझे बताओ इस सेक्शन ने क्या किया है। इस सेक्शन ने व्हीकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हैवी गुड्स व्हीकल और अदर व्हीकल्स। चलो पहले लिखते हैं हैवी गुड्स व्हीकल। अच्छा, हैवी गुड्स व्हीकल कौन से होते हैं? जिनका वेट 12000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। जरा देखना 5th और 6th देखना, 5th और 6th में आपकी व्हीकल का वेट 12000 kg से ज्यादा है, 15,000 kg है। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 हैवी गुड्स व्हीकल की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल के केस में स्पेसिफाइड इनकम कितनी थी? ₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस वेट। 1 टन का 1000 रुपए। 5th पॉइंट पढ़ना, 15000 kg है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो 15000 kg इज इक्वल टू 15 टन। सुनो, 1 टन का 1000, 1 टन का है, तो 15 टन का 15000। ये जो 15000 आया ना, ये जो 15000 आया, ये 1 मंथ का आया, 1 मंथ का। अब बताना ये व्हीकल खरीदे कब? 29 अगस्त। अब एक बात सुनो, देखा जाए तो उन्होंने कहा ये जो 1000 रुपए है ना, ये 1 मंथ का या पार्ट ऑफ द मंथ का। मतलब क्या हुआ, अगर पूरा मंथ है तो उसका भी 1000, और अगर पार्ट ऑफ मंथ है तो उसका भी 1000। तो एक बार बताओ जरा मेरे को,
अगस्त के कितने महीने हुए? 29, 30, 31, 3 दिन। और बाकी सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इसका मतलब देखे जाए तो 7 महीने और 3 दिन। 7 महीने और 3 दिन, तो 7 महीनों का तो पूरा 1000 हो गया। और उसने कहा अगर पार्ट ऑफ द मंथ है ना, मतलब 3 दिन है, तो 3 दिन का भी 1000 रुपए। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो 8 महीने का 1000 रुपए के हिसाब से, तो इंटू 8। तो सॉल्व करें तो इसे आ गया 1000 1 टन का, तो 15 टन का 15,000, 1 महीने का तो 8 महीनों का 1,20,000। याद रखना 2 व्हीकल है इस कैटेगरी में, तो 2,40,000 आ गया आपका, 2,40,000। अब आओ पॉइंट नंबर 6। फिर से 15,000 किलोग्राम है, तो 15 टन हो गए। 1 टन का 1000, तो 15 टन का 15,000 इंटू 23 फरवरी को खरीदे, तो फरवरी और मार्च 2 महीने हो गए ना, और इस कैटेगरी में 1 है, तो 30,000 रुपए। ये तो आ गया किसका? हैवी गुड्स व्हीकल का। चलो अब हम करेंगे लाइट गुड्स व्हीकल का, यानी अदर व्हीकल्स का। पहले पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 देखना पहले। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 है 7,000 किलोग्राम के आपने खरीदे 2। अच्छा आप सुनो, ये जो अदर व्हीकल्स के केस में है 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो सुनो, वेट के हिसाब से नहीं है, मंथ के हिसाब से। एक मंथ का 7,500। अब सुनो, कब खरीदे थे? 10 अप्रैल को। तो देखा जाए तो ये तो पूरे साल के लिए ही यूज हुए, तो 12 महीने इंटू 2, तो 7,500 इंटू 12 इंटू 2, 1,80,000 ये आ गया। फिर सेकंड 6,500 केजी का एक खरीदा, 7,500 पर मंथ इंटू 15 मार्च को, तो 1 महीना इंटू 1, 7,500 ये आ गया। फिर थर्ड आपने खरीदा 10,000 केजी का 3, तो एक मंथ का 7,500, एक मंथ का 7,500 कब खरीदे? 16 जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने। ये एक का आया, तो 3 का 7,500 इंटू 9 इंटू 3, 2,02,500। और फिर फोर्थ वाला 11,000 केजी का एक, तो 7,500 इंटू कब खरीदा है? 2 जैन, तो जैन, फेब, मार्च 3 महीने इंटू 1, 22,500। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल कर दें, तो टोटल करो जरा कितना आता है। हैवी गुड्स व्हीकल का 240 प्लस 30 प्लस अदर का 180 प्लस 7,500 प्लस 2,02,500 प्लस 22,500, 682,500 आता है। ये बताओ क्या होगी स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 44AE। और पता है क्या, अगर मैं इतनी इनकम डिस्क्लोज कर देता हूं ना, 682,500 डिस्क्लोज कर देता हूं, तो ना तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44AA, ना मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB। एक काम की बात मैं और बता रहा हूं आपको, लास्ट लाइन पढ़ना इस क्वेश्चन की। वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज्ड इन अप्रैल was put to use in July? मतलब जो पहला पॉइंट है ना, आपने जो 2 व्हीकल 7,000 केजी की 10 अप्रैल को खरीदी थी, उसने कहा खरीदी 10 अप्रैल को ये, लेकिन पुट टू यूज आपने करी है जुलाई में। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो उन्होंने कहा है ना 44AE में कि 1,000 पर टन होगा ऑफ ग्रॉस वेट फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये पता है कितने पीरियड का करना है?
पीरियड फॉर विच व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी, ना कि यूज्ड बाय द असेसी। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपने ओन कितने समय के लिए करी, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने यूज कितने समय के लिए करी। एक बार जरा आओ, अपने नोट्स पे आओ एक बार। मैंने क्या कहा, ये होगा, ठीक है, पीरियड फॉर विच व्हीकल इज ओन्ड बाय एसएससी। मतलब पता है, आपने ओन कितने समय के लिए करी वो इंपॉर्टेंट है, आपने यूज कितने समय के लिए करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बात याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि मान के चलो कि वो जो 7000 केजी वाली 2 व्हीकल आपने 10 अप्रैल को खरीदी थी ना, मान के चलो वो यूज जुलाई से होना शुरू हुई है, लेकिन उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हमें मंथ्स कौन से लेने हैं, मंथ्स फॉर विच व्हीकल इज ओन्ड, ना कि मंथ्स फॉर विच व्हीकल इज यूज्ड। यानी आंसर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये लिख लेना आपने, ये वहां पर लिख लो, इसमें लिखना इफ व्हीकल purchased in April is put to use in July, then also answer will remain सेम। आंसर सेम ही रहेगा। रीजन बताओ मुझे उसका, रीजन क्या दोगे, रीजन क्या है उसका? बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर विच व्हीकल इज ओन्ड इंपॉर्टेंट है, पीरियड फॉर विच व्हीकल इज यूज्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने वो व्हीकल ओन कितने समय के लिए करी दैट इज इंपॉर्टेंट, यूज कितने समय के लिए करी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बताओ आपका कौन सा सेक्शन हो गया, 44AE। और इस कैटेगरी का ना लास्ट सेक्शन आता है ADA, बहुत सिंपल सा है, वो मैंने ना लिखा हुआ नहीं है आपके नोट्स में, वो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं। देखो, वो अलग से ना अपने पास लिख लेना, यहां पर लिखो सेक्शन 44ADA, अपने साइड वाले पेज पे लिख लो, सिंपल से है। अच्छा, 44ADA इज एप्लीकेबल ऑन प्रोफेशंस। तो मेरे को बताओ, बिजनेस पे तो 2 सेक्शन थे ना, AD और AE, प्रोफेशनल्स पे एक ही सेक्शन है। ठीक है, अच्छा कुछ बातें एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करूं मैं, सुनो, एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो याद रखना, ये वाला सेक्शन सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस पे ही एप्लीकेबल होगा। याद करो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन सेक्शन 44AA में बताए थे, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, उन पे एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन 44ADA। अच्छा, सारे असेसीज पे ये सेक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स लेस देन इक्वल टू ₹50 लाख है, मतलब जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख रुपए या उससे कम है, वो बताओ सेक्शन 44ADA का क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और 4th पॉइंट जो आता है वो क्या है, कितनी इनकम डिस्क्लोज करने को कह रहा है ये सेक्शन। ये सेक्शन कह रहा है आप 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट्स आप डिस्क्लोज कर दो। मतलब एक बार बताओ, ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है अगर आप अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स पे 50% की इनकम पे टैक्स दे देते हो, अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स का 50% पे आप क्या दे देते हो, टैक्स, तो ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ना आपको अपना क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है। लेकिन अगर आप अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स का 50% से कम पे टैक्स दोगे, तो याद रखना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखनी पड़ेगी और आपको अपना ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार बताओ दोबारा से,
क्या कह रहा है ये सेक्शन? देखो, पीएल, सपोज मेरी ग्रॉस रिसिप्ट्स है 20 लाख, तो पता है ये सेक्शन क्या मान के चल रहा है? ये सेक्शन ये मान के चल रहा है कि प्रोफेशनल्स के केस में ना, सुनो, प्रोफेशनल्स के केस में आप अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स का 50% ऑन एन एवरेज खर्चा इंकर करते हो। मतलब 20 लाख की अगर ग्रॉस रिसिप्ट्स है तो उसका 50% यानी 10 लाख आप ऑन एन एवरेज खर्चा इंकर करोगे, तो बताओ प्रॉफिट कितना बचेगा? 50% आपको प्रॉफिट बचेगा, 10 लाख। तो अगर आप 10 लाख पे हमें क्या दे देते हो? टैक्स, तो उस केस में आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है और आपको उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सपोज आप टैक्स 10 लाख पे नहीं, आप टैक्स देना चाहते हो 6 लाख पे, भाई आप गवर्नमेंट को क्या कह रहे हो? सुनो, आप गवर्नमेंट को कह रहे हो कि भैया मुझे खर्चा 10 लाख का हुआ ही नहीं। आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि खर्चा 10 लाख का होता है? मुझे खर्चा 10 लाख का हुआ ही नहीं, मुझे खर्चा 14 लाख का हुआ। 14 लाख का खर्चा हुआ, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 6 लाख का प्रॉफिट बचा, तो मैं 10 लाख पे टैक्स क्यों दूं? मैं तो 6 लाख पे टैक्स दूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है तो 6 लाख पे दे दे। लेकिन उस केस में एक बात याद रख लियो, तुझे बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी 44AA में, ठीक है, और तुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा 44AB में, ठीक है ना। चलो, बाकी एक पॉइंट इसमें और है, इस सेक्शन में लिख लेते हैं। यहां पर देखो, एक पॉइंट और है, वो भी लिख लो। ऑल एक्सपेंसेस आर assumed to be provided while arriving at specified income under section 44 ADA। बात वही आ गई जो मैंने आपको AD में करवाई थी। ये जो 10 लाख के प्रॉफिट आपने ऊपर निकाले ना, ये देखो, ये जो 10 लाख के प्रॉफिट आपने ऊपर निकाले, ये जो 10 लाख का प्रॉफिट आपने निकाला, क्या माना जाएगा? इस 10 लाख के प्रॉफिट पे अराइव करते समय सारे खर्चे ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, वो भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है। और क्योंकि माइनस हो चुका है, आपको दोबारा से माइनस नहीं करना है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस आर अज्यूम्ड टू बी प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। बस, ये आपका सेक्शन 44 ADA, ठीक है। तो ये आपके 3 सेक्शंस हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, आपका ना थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पीजीबीपी का डिस्कस कर लिया। अगले 2-3 दिनों में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा लेंदी, उसमें सारे सेक्शंस का हमारा क्या आएगा? यूज आएगा, ठीक है। तो आप एक काम करना, थ्योरेटिकल पार्ट जितना है ना, वो आप 1-2 दिन लो आप मुझसे। मोस्ट प्रोबेबली कल शायद मैं आपसे टैक्स डिस्कस नहीं करूंगा, कल का भी दिन मिलेगा आपको संडे का भी दिन मिलेगा। कोशिश करके 2 दिनों में ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस चैप्टर का जितना है वो एक बार कवर कर लो। मंडे से मैं आपको इसके फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।